रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ न्यूरो सर्जरी। तो न्यूरो सर्जरी के पास्ट यूक्यू स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हेड इंजरी। तो जब भी हेड इंजरी होगी, बेस और स्कल फ्रैक्चर होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से आपको स्पेसिफिक साइन सिम्टम देखने को मिलेगा। लाइक इंटीरियर क्रेनियल फोसा के फ्रैक्चर की वजह से सीएसएफ राइनोरिया होगा, रखून आई या पांडाई देखने को मिलेगा। रखून आई या पांडाई के अंदर आपको सब कंजक्टिवल हैमरेज देखने को मिलता है, लेकिन इसकी पोस्टीरियर लिमिट नहीं होती। ओके, अगर मिडिल क्रेनियल फोसा रैप्चर हुआ है तो आपको बैटल साइन देखने को मिलेगा। बैटल साइन का मतलब है मास्टॉइड ब्रूजिंग है, क्लियर, इकाइमोसिस ड्यू टू मिडिल क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर है। इसके अलावा सीएसएफ ओटोरिया, हीमोटिम्पैनम देखने को मिल सकता है। 7th और 8th नंबर पाल्सी भी देखने को मिल सकती है। ओके, ब्रेन इंजरी पे आ जाते हैं। ब्रेन इंजरी के अंदर सबसे ज़्यादा स्किल इस्तेमाल होगा वो जीसीएस इस्तेमाल होगा, ग्लासगो कोमा स्केल। अब ग्लासगो कोमा स्केल या जीसीएस के अंदर 3 चीज़ें होती है, आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स। सबसे अच्छा रिस्पॉन्स होता है मोटर रिस्पॉन्स, और जीसीएस की बेस पे ही हम ग्रेडिंग बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हेड इंजरी को डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर माइनर हेड इंजरी है तो इसमें स्कोर 15/15 होगा। ओके, विद नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कब कहेंगे? माइल्ड में क्या होगा 14 या 15 विद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा। मॉडरेट में क्या होगा? मॉडरेट में ओके 9 से लेकर 13 तक है, जबकि सीवियर के अंदर 3 से लेकर 8 तक होगा। क्लियर, ये हो जाएगा। अब इसके बाद जीसीएस के अंदर आई रिस्पॉन्स है। आई रिस्पॉन्स के 4 नंबर मिलेगी। अगर स्पॉन्टेनियसली आई मूवमेंट है, अगर वर्बल रिस्पॉन्स पे तो 3 आ जाएगा, अगर कोई पेनफुल स्टिमुलस पे तो वो 2 आ जाएगा, और अगर ओपन नहीं करा तो 1 आ जाएगा। वर्बल के अंदर आ जाएगा कि अगर नॉर्मल ओरिएंटेड रिस्पॉन्स है तो 5 आ जाएगा, कन्फ्यूज्ड है तो 4 आ जाएगा, इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स है तो 3 आ जाएगा, साउंड है तो 2 आ जाएगा, और नो साउंड है तो 1 आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद मोटर रिस्पॉन्स पे आ जाते हैं। अगर कमांड को बे कर रहा है तो 6 आ जाएगा। इसके बाद अगर वो लोकलाइज कर रहा है पेन को तो 5 आ जाएगा। विड्रा कर रहा है पेनफुल स्टिमुलस से तो फिर वो क्या हो जाएगा, पेनफुल स्टिमुलस सुपर ऑर्बिटल रिज पे अप्लाई करते हैं। ओके, स्टर्नम में अप्लाई करते हैं। अगर विड्रा कर रहा है तो 4 आ जाएगा। नॉर्मल फ्लेक्शन यानी डी कॉर्टिकेट रिजिडिटी है तो ये 3 आ जाएगा। एक्सटेंशन एंड डैट मीन्स डी सेरिब्रल रिजिडिटी है, तो इसमें क्या नंबर आ जाएगा, इसमें आपको 2 देखने को मिलता है। नो मोटर रिस्पॉन्स मतलब 1 होता है। मिनिमम जीसीएस स्कोर आपको 3 देखने को मिलता है। कोमा 8 से नीचे वाले को लेबल करते हैं। सीवियर हेड इंजरी में 3 से लेकर 8 होता है। मॉडरेट में 9 से 13 होता है। 14 और 15 विद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तो ये आपका माइल्ड आ जाएगा। माइनर के अंदर क्या होता है, ओके 15 होता है विद नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है। सिग्निफिकेंस ऑफ जीसीएस क्या होता है, वाइडली यूज सिस्टम होता है। वाइडली यूज सिस्टम होता है। ओके, ईजी टू यूज़ होता है, सिंपल और इजी टू यूज़ होता है। उसके अलावा इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि सेकेंडरी ब्रेन इंजरी को प्रिवेंट करना होता है। ओके, 2 तरह की ब्रेन इंजरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी होती है। प्राइमरी के अंदर कंटियन आपको लेसरेशन देखने को मिल सकता होता है, लेकिन जो आपकी सेकेंडरी ब्रेन इंजरी है इसमें हाइपोक्सिया, हाइपर कैप्निया देखने को मिलता है, आईसीपी देखने को मिलता होता है। ओके, आपने उनको ठीक करना होता है। मेन आपने सेकेंडरी ब्रेन इंजरी को मैनेज करना होता है, क्योंकि सेकेंडरी ब्रेन इंजरी लीथल साबित हो सकती है। क्लियर। तो सेकेंडरी ब्रेन इंजरी कौन कौन सी थी, हाइपोक्सिया लाइक 60 से कम हो जाएगी, हाइपोटेंशन है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से कम हो जाएगा, रेस्ट आईसीपी 20 से ज़्यादा हो जाएगा, सेरिब्रल परफियन प्रेशर 65 से कम हो जाएगा, पायरेक्सिया, सीजर, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस ये आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं ओके, नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं प्रिवेंशन ऑफ सेकेंडरी ब्रेन इंजरी। तो अगर हाइपोक्सिया है तो आप क्या करोगे, अगर हाइपोक्सिया है तो आप क्या करते हो, ऑक्सीजन दे देते हैं। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा आप ना सेकेंडरी ब्रेन इंजरी को आपने ठीक करना है। सेकेंडरी ब्रेन इंजरी में आपने आईसीपी को ठीक करना होता है। कैसे आईसीपी को मैनेज करोगे, कम करोगे? नंबर 1 पोजीशन बनाओगे, हेड के एलिवेशन करोगे अप टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। नंबर 2 सीडेशन करोगे विद और विदाउट पैरालिसिस। नंबर 3 थेरापेटिक हाइपरवेंटिलेशन है। नंबर 4 वेमेनिटोल है। नंबर 5 कूलिंग करोगे, हाइपोथर्मिया करोगे। इसके अलावा बारबिचुरेट का कोमा दे दोगे, सोडियम बैलेंस को मेंटेन करोगे, सीरम ऑस्मोलैलिटी को मेंटेन करोगे, नॉर्मल कैप्निया करोगे, एंटी कन्वल्सेंट दोगे सीजर के लिए। स्टीरॉयड आप दे सकते हो लेकिन वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं क्योंकि मोर्टेलिटी को बढ़ा देते हैं। जबकि सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर आपने क्या करना है, लोकल हीमाटोमा लाइक एक्स्ट्रा ड्यूरल या सब ड्यूरल हीमाटोमा को इवैक्यूएट करना है क्रेनियोटमी से या बरोहोल सर्जरी से, सीएसएफ का ड्रेनेज करना है वेंट्रिकुलोस्टमी से, या डीकम्प्रेसिव क्रेनियोटमी आपने करनी होती है। क्लियर। तो ऑलमोस्ट ये सारे एक्सप्लेन कर दिया मैंने। इसके बाद प्राइमरी सर्फे ऑफ न्यूरो सर्जरी है, तो उसमें आपने बी सी डी ई एफ जी एच को रट्टा मारना है। बी से क्या होगा, ब्रीदिंग। सी से क्या होगा, सर्कुलेशन। डी से आपका डिसेबिलिटी जिसमें जीसीएस करते हैं। ई से आइस जिसमें पीपल रिस्पॉन्स आ जाएगा। ओके, इसके बाद एफ से क्या होगा, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, और जी से ग्लूकोज लेवल देखते होते हैं। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई खास चीज़ें नहीं है। इसके बाद हम आ जाते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल और सब ड्यूरल हीमाटोमा का डिफरेंस पढ़ लेते हैं। जो एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा होता है इसमें सिटी स्कैन में क्या फाइंडिंग मिलती है, कन्वेक्स शेप होता है, लेंटिफॉर्म होता है, लेमन शेप आपको देखने को मिलता है। सब ड्यूरल में क्या फाइंडिंग देखने को मिलती है, क्रिसेंट शेप देखने को मिलता है, या कौन वो कन्वेक्स देखने को मिलता है, बनाना शेप होता है, या डी शेप देखने को मिलता है। इसके बाद एक्स्ट्रा ड्यूरल के अंदर मिडल मेनिंजियल आर्टरी का रप्चर होता है टिरियन वाली जगह पर, जबकि जो सब ड्यूरल वाला होता है कॉर्टिकल ब्रिजिंग वेन के रप्चर की वजह से होता है, एंटी कोगुलेंट या क्रॉनिक इंजरी की वजह से होता है। दोनों में आईसीपी ज़्यादा होता है, लेकिन ज़्यादा आईसीपी एक्स्ट्रा ड्यूरल में ज़्यादा होता है। एक्स्ट्रा ड्यूरल की रैपिड इनलार्जमेंट होती है, सब ड्यूरल की ग्रेजुअल इनलार्जमेंट होती है। दोनों में इन्वेस्टिगेशन और चॉइस नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन होता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा या पी ड्यूरल हीमाटोमा इस पर ल्यूसिड इंटरवल देखने को मिलता है।
क्लियर। इसके अलावा दोनों के ट्रीटमेंट के लिए बर होल सर्जरी करते होते हैं। ओके, वैसे बर होल सर्जरी हम सब ड्यूरल हीमाटोमा के लिए नहीं करते होते। ओके, क्रेनियोटमी करते होते हैं दोनों के लिए। क्लियर, तो आपको समझ आ गया होगा। ल्यूसिड इंटरवल आपको एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा में देखने को मिलता होता है। बाकी मैनेजमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले तो आपने ATLS गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है, न्यूरो सर्जिकल कंसल्टेशन करनी है, GCS चेक करना होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को आपने कम करना होता है। तो डेफिनेटली मैनेजमेंट होती है वो बर होल सर्जरी होती है या फिर क्रेनियोटमी होती है। इसके बाद इंट्राक्रेनियल हीमाटोमा को दो में डिवाइड करते हैं, इंट्राएक्सियल, एक्स्ट्राएक्सियल। CNS के अंदर है, CNS के बाहर है। इंट्राएक्सियल के अंदर आपके इंट्रापेरेन्काइमल, इंट्रावेंटिकुलर है। एक्स्ट्राएक्सियल में एक्स्ट्रा ड्यूरल, सब ड्यूरल, सब रेक्नॉइड हीमाटोमा। ओके, तो सब रेक्नॉइड हीमाटोमा होता है, इसमें ओपेसिटी वेंट्रिकल्स के अंदर होती है, स्टार शेप होती है, मोस्ट कॉमन ट्रॉमा की वजह से होता है। इसके अलावा रप्चर और बैरी एन्यूरिज्म की वजह से होता है। बैरी एन्यूरिज्म एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी में होती है। ट्रीटमेंट में IV निमोटिपिन आपने इस्तेमाल करना होता है। ओके, और इसमें वॉस्ट हेडेक या थंडर क्लैप हेडेक है, न्यूकल रिजिडिटी देखने को मिलता है। अगर फीवर हो तो मेनिंजाइटिस सस्पेक्ट करना होता है। जो इंट्रापेरेन्काइमल वाला था, ओके, लेंटिकुलोस्ट्राइड आर्टरी के रप्चर की वजह से होता है, जिसको शार्कोट्राइड कहते हैं। मोस्ट कॉमन साइड ब्यूटामिन होती है और ट्रीटमेंट में निकार्डिटिपिन इस्तेमाल करते होते हैं। क्लियर। इसके बाद CT स्कैन की इंडिकेशन पूछी है आफ्टर इंजरी विद इन 1 आवर, और इसके बाद आपने रट्टा मारना है विद इन 8 आवर्स। तो विद इन 1 आवर है, इसमें आपने रट्टा मारना है कि अगर GCS 13 से कम है या 15 से कम है 2 घंटे में। इसके अलावा आपको ओपन डिप्रेस्ड या बेजिलर स्कल का फ्रैक्चर है, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, वॉमिटिंग है, सीजर है, इस केस में आपने करना होता है। अगर 8 घंटे का तो उसका मिमोनिक है कार्ड, C से कोगुलोपैथी है, लाइक एस्पिरिन, वारफेरिन या रिवरॉक्सामान इस्तेमाल कर रहा है। A से एज है, R से रिट्रोग्रेड एमनीजिया, और D से क्या होगा, डेंजरस मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, फॉर एग्जाम्पल किसी हाइट से गिरा या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है। बाकी मैनेजमेंट आपको ऑलरेडी पता है कि ओपन क्रेनियोटमी है, बर होल सर्जरी वगैरह करते होते हैं। ओके, दोनों के अंदर। बाकी यहाँ पे लिखा है कि सबड्यूरल हीमाटोमा में हाई एनर्जी इंजरी की हिस्ट्री मिलती है। क्रॉनिक और एंटीकोगुलेंट की वजह से भी देखने को मिलता है। कॉनकेव, कन्वेक्स, टी शेप, बनाना शेप आपको देखने को मिलता होता है। ओके, क्लियर। जबकि वो वाला था वो 11 शेप था, लेंटिकुलर था। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। और ये रप्चर ऑफ कॉर्टिकल ब्रीजिंग वेन की वजह से होता है। अब ब्रेन स्टेम की डेथ कब लेबल करते हैं, ब्रेन स्टेम की डेथ जब लेबल करते हैं तब इरिवर्सिबल लॉस होगा सेरिब्रल और ब्रेन स्टेम के फंक्शन का। तो कैसे स्टेजेस होती है, सबसे पहले आपने इरिवर्सिबल कॉजेस को ढूंढना है, आइडेंटिफाई करना है, फिर आपने एक्सक्लूड करना है रिवर्सिबल कॉजेस को, फिर आपने एब्सेंस ऑफ ब्रेन स्टेम फंक्शन को देखना है। और कौन कौन से ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस होते हैं, इसमें प्यूपिलरी राइट रिफ्लेक्स आपने देखना होता है। ओके, सारे आई से रिलेटेड है। प्यूपिलरी राइट रिफ्लेक्स है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स है, वेस्टिबुलो ओकुलर डोल आई मूवमेंट जिसको ओकुलोसेफलिक मूवमेंट कहते हैं। उसके अलावा गैग रिफ्लेक्स है जो कि 10th नर्व की वजह से होता है। क्लासिफिकेशन है ब्रेन ट्यूमर। तो ब्रेन ट्यूमर की क्लासिफिकेशन में प्राइमरी ट्यूमर, सेकेंडरी ट्यूमर होते हैं। प्राइमरी ट्यूमर में ग्लायोमास आते हैं, फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रोसाइटोमा जो कि पाइलोसिटिक हो सकता है, फिब्रिलरी हो सकता है, ग्लायोब्लास्टोमा हो सकता है, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा, एपेंडाइमोमा, पैपिलोमा। ओके, न्यूरोनल ट्यूमर में गैंग्लियोन्यूरोमास और गैंग्लियोमास रट्टा मारने हैं। एम्ब्रियोनल के अंदर मेडुलोब्लास्टोमा, मेनिंजियस के अंदर मेनिंजियोमा, मेडुलोब्लास्टोमा, जेमिनोमा रट्टा मार लेना है। क्लियर। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं व्हाट आर द कार्डिनल फीचर ऑफ, ओके, लाइक हम कह सकते हैं कि ब्रेन ट्यूमर की वजह से क्या कार्डिनल फीचर आपको देखने को मिलता है। तो आपको सीजर देखने को मिलता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता होता है, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, क्रेनियल पाल्सी आपको देखने को मिल सकती होती है। ओके, अब हाइड्रोसेफलस पे आ जाते हैं। हाइड्रोसेफलस में बच्चा होता है, हेडेक और इरिटेबिलिटी देखने को मिलती है। रेस्ट ICP की वजह से प्यूपिलरी सिम्टम देखने को मिलेंगे। ओके, वैसे पैपिलरी लिखा हुआ है, हालांकि प्यूपिलरी आना चाहिए था। ब्लड विजन और सनसेट अपीयरेंस ऑफ प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है। ओके, तो जो हाइड्रोसेफलस होता है इसमें CSF का वॉल्यूम बढ़ जाता होता है, तो उसकी टियोलॉजी को 3 में डिवाइड करना होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव है, नॉन कम्युनिकेटिंग, दूसरा कम्युनिकेटिंग है जिसको नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस कहते हैं। और तीसरा एक्सेसिव CSF प्रोडक्शन है, लाइक कोराइड प्लेक्सिस, पैपिलोमा या कार्सिनोमा की वजह से। ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर वेंट्रिकल्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ी हुई है, या फिर लीजन वेंट्रिकल की वाल के अंदर है, कोई मैस इफेक्ट है। कम्युनिकेटिंग के अंदर क्या होता है, वेंट्रिकल्स कम्युनिकेट कर रहे हैं लेकिन ड्रेन नहीं हो रहे, तो ये पोस्ट हेमरेजिक है, CSF इन्फेक्शन की वजह से या CSF प्रोटीन की वजह से होता है। इसके बाद मुंद्रू किलाइन डॉक्ट्राइन है। मुंद्रू किलाइन डॉक्ट्राइन ये कहता है कि जो टोटल वॉल्यूम है इंट्राक्रेनियल कंटेंट का, ओके, तो इंट्राक्रेनियल कंटेंट का जो टोटल वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि क्रेनियम रिजिड, नॉन एक्सपेंसाइल, और आपको पता है कि 4 ही कंटेंट होते हैं, ब्रेन और CSF, आर्टीरियल और वीनस ब्लड है। और जब भी कोई एक्सपांशन होगा क्रेनियल कंटेंट में, लाइक हीमाटोमा या ब्रेन स्वेलिंग है, तो वो अकोमोडेट हो जाएगी, ओके, आर्टीरियल या फिर वीनस या CSF ब्लड से। अगर मजीद एक्सपांशन होगी क्रेनियल कंटेंट के अंदर तो ICP बढ़ जाता होता है। ICP बढ़ने की वजह से क्या होगा, सेरिब्रल हर्निएशन हो जाएगी और ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। ओके, अब अगर अनकल लोब ऑफ टेम्पोरल लोब के हर्निएशन है तो क्या होगा, ओके, प्यूपिलरी एब्नॉर्मैलिटीज देखने को मिलेगी। और अगर सेरिबेलर टॉन्सिल है तो इसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन स्टेम डेथ हो जाएगी, कुशिंग ट्रायड हो जाएगा। कुशिंग ट्रायड में हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया और इरेगुलर रिस्पायरेशन आ जाती है, और पेशेंट की कॉनिंग हो जाएगी, ब्रेन स्टेम की डेथ हो जाएगी। क्लियर। बाकी आपको पता है हाइड्रोसेफलस 2 तरह का होता है, कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग। नॉन कम्युनिकेटिंग को बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस। ट्रीटमेंट के अंदर वेंट्रिकुलर पेरिटोरियल शंट है या फिर एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेन डाल देते हैं। क्लियर। इसके बाद डिजीज ऑफ लंबर डिस्क हर्निएशन पे आ जाते हैं। लंबर डिस्क हर्निएशन के डिजीज में आपको पता है कि लंबर डिस्क प्रोलैप्स भी कहते हैं। इसमें लंबर पेन होगा जो कि बटक्स थाइयो काफ में रेडिएट कर रहा होगा, वाल्सल्वा मनोवर से पेन बढ़ जाता है। और अगर L5
L4 L5 डिस्क इन्वॉल्व हुआ है, मतलब L5 को इन्वॉल्व किया, तो आपको मीडियल साइड ऑफ डॉर्सम ऑफ फुट, इस पर सेंसरी लॉस देखने को मिलेगा, डॉर्सिफ्लेक्शन कमजोर हो जाएगी, एंकल जर्क नॉर्मल होगा। अगर L5 S1 को इन्वॉल्व किया, डैट मीन्स S1 सेगमेंट को इन्वॉल्व किया है, तो इसमें सेंसरी लॉस होगा, लैटरल साइड ऑफ द फुट पे देखने को मिलेगा, प्लांटर फ्लेक्शन वीक होती है और एंकल जर्क आपको एब्सेंट देखने को मिलेगा। और अगर आपको पेन देखने को मिले थाई एडक्शन पर, तो शियाटिका की निशानी होती है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ओके, और ये इसके रिस्क फैक्टर में मेल जेंडर है, ऑस्टियोपोरोसिस है, स्मोकिंग है, हैवी वेट लिफ्टिंग और ऑक्यूपेशन की वजह से होता है। हैवी वेट लिफ्टिंग की वजह से हर्निएशन होगी, पोस्टीरियर लैटरल डिस्क प्रोट्रूजन होगी, नर्व रूट को कंप्रेस करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, बैक पेन और शियाटिका के सिम्पटम देखने को मिलेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या कराना होता है, एमआरआई स्पाइन इन्वेस्टिगेशन चॉइस होती है, बाकी एक्सरे, सीटी स्कैन, माइलोग्राफी कर सकते होते हैं। ओके, प्रीकॉशंस के अंदर क्या क्या है, प्रीकॉशंस के अंदर रट्टा मार लेना कि प्रीकॉशन में आपने बेड रेस्ट कराना होता है, एनाल्जेसिक्स देनी होती है और हैवी वेट लिफ्टिंग कम करनी होती है। रिडक्शन आपने 2 हफ्ते तक करनी है। मेन क्या है, सर्जिकल डिकम्प्रेशन होती है। कब करेंगे, जब कंजर्वेटिव थेरेपी फेल हो गई है या इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ी है, एक्यूट कोर्डाइक्वाइना सिंड्रोम के अंदर, या फ्रीक्वेंट डिसेबलिंग अटैक हो रहेगा, तो इसमें क्या सर्जिकल डिकम्प्रेशन में पार्शियल लेमिनेक्टमी और माइक्रो डिसेक्टमी आ जाएगा। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ओके, तो बाकी अगर किसी को अगर स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है, तो इसमें 3 तरह के शॉक होते हैं, हाइपोवोलेमिक है, न्यूरोजेनिक और स्पाइनल शॉक आपको देखने को मिलता होता है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स आपको क्या क्या मिलती है एग्जामिनेशन के अंदर, तो एग्जामिनेशन के अंदर आपको लॉस ऑफ लंबर लाइटोसिस है, फ्लैटनिंग ऑफ लंबर स्पाइन है, पॉजिटिव स्ट्रेट, लेग रेजिंग टेस्ट पेनफुल होगा, शियाटिका, पैरेस्थीसिया, बैक पेन, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, सेंसरी लॉस देखने को मिलता होता है। अच्छा, यहाँ पे कोर्डा-क्विना सिंड्रोम था। कोर्डा-क्विना सिंड्रोम में बायलैटरल लोअर लिम्ब की वीकनेस होती है, डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्स होते हैं, बोवल ब्लैडर का फंक्शन भी डिक्रीज हो जाता है और सैडल एनेस्थीसिया होता है, लो बैक पेन भी होता है। ओके, इसके बाद आ जाते हैं नर्व की इंजरीज। जो नर्व की इंजरी होती है, ओके, नर्व की जो इंजरीज होती है 3 तरह की होती है, न्यूरोपैरेक्सिया, एक्सोनोमेटोसिस, न्यूरोमेटोसिस। न्यूरोपैरेक्सिया में फंक्शन खत्म हो जाता है, एक्सोनोमेटोसिस में डिवीजन ऑफ एक्सोन होता है, न्यूरोमेटोसिस में डिवीजन ऑफ होल नर्व होती है। इसके बाद मीडियन नर्व इंजरी है। मीडियन नर्व इंजरी की वजह से मोटर फंक्शन और सेंसरी फंक्शन खत्म हो जाएगी। मोटर फंक्शन में थिनाल मसल उड़ जाएगी। थिनाल मसल का मिमोनिक होता है LOAF, L से लुम्ब्रिकल, O से ओपोनेंस पॉलिसिस, A से एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस और F से फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस आ जाएगा। क्लियर, तो इनकी वजह से क्या होगा, एबडक्शन और अपोजिशन नहीं होगी, एप हैंड डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। अगर क्ला हैंड डिफॉर्मिटी है तो वल्नर नर्व की वजह से होती है, रिस्ट ड्रॉप या क्रच पाल्सी है तो ये रेडियल नर्व पाल्सी की वजह से, या फुट ड्रॉप कॉमन पिरोनियल नर्व की पाल्सी की वजह से होती है। अच्छा, इसके अलावा सेंसरी लॉस देखने को मिलेगा। सेंसरी लॉस 2 जगह पे होगा, पाल्मर एस्पेक्ट और डॉर्सल एस्पेक्ट है। पाल्मर एस्पेक्ट में 3.5 फिंगर को इन्वॉल्व करेगा, थंब इंडेक्स मिडल और रिंग फिंगर की रेडियल हाफ। और अगर डॉर्सल एस्पेक्ट पे बात करें तो थंब इंडेक्स और मिडल फिंगर के डिस्टल फैरिंग्स को इन्वॉल्व करेगा। बाकी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका, क्ला हैंड अल्नर नर्व में होता है, एप हैंड मीडियन नर्व में होता है, रिस्ट ड्रॉप रेडियल नर्व इंजरी में होता है, फुट ड्रॉप कॉमन पिरोनियल नर्व में होता है। मैनेजमेंट क्या होगी, ओके, पहले फिजियोथेरेपी है। फिजियोथेरेपी स्प्लिंटेज या एनसेट देती है, नर्व स्टिमुलेशन देती है। सर्जरी में क्या होगा, नर्व की स्विचनिंग या ग्राफ्ट करेगी या टेंडन को ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। कार्पल टनल सिंड्रोम फीमेल्स में काफ़ी कॉमन होता है, इडियोपैथिक भी हो सकता है, प्रेगनेंसी ओबेसिटी की वजह से होता है, मिक्सोडीमा की वजह से होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एक्रोमेगैली है, डायबिटीज मेलाइटिस है। तो इसमें लैटरल 3.5 फिंगर के अंदर टिंगलिंग नंबरनेस देखने को मिलेगी। और इसके अलावा इसमें जो पेन होगा वो रात को सीवियर होगा, शेकिंग हैंड से ठीक हो जाएगा। और इसमें 2 साइन पॉजिटिव आती है, 3 साइन, प्रीहान साइन, टीनल साइन, डर्किन कंप्रेशन टाइम। ओके, यानी कार्पल टनल सिंड्रोम में क्या होता है, थिनार वेस्टिंग होती है, थिनार में वही लुम्ब्रिकल्स, ओपोनेंस पॉलिसिस, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस और फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस था। टीनल साइन के अंदर क्या होगा, जब परकशन या टैप करेगी कार्पल टनल पे तो आपको पैरास्थीसिया प्रोड्यूस हो जाएगी। ओके, जबकि फैलन के अंदर क्या होगा, फोर्सफुल या फुल रिस्ट फ्लेक्शन की वजह से पैरास्थीसिया होगा। डर्किन कंप्रेशन टेस्ट में डिजिटल प्रेशर की वजह से सिम्पटम प्रोड्यूस हो गए। गोल्ड स्टैंडर्ड आपकी NCS होती है और इसके अलावा MRI भी करा सकते हैं। मैनेजमेंट के अंदर आपने बस 3 एस को रट्टा मारना है। ओके, नंबर 1 केस स्प्लिंटेज करना है आपने रिस्ट का। ओके, एक्सटेंशन में। नंबर 2 सर्जिकल इंजेक्शन देना है। ओके, स्टीरॉयड का इंजेक्शन देना, सॉरी सर्जिकल करो, स्टीरॉयड का इंजेक्शन देना होता है और सर्जिकल डिकम्प्रेशन आपने करना होता है। ओके, बाकी स्प्लिंटेज कर सकते हैं आप, एंडसेट्स है, स्टीरॉयड का इंजेक्शन है, सर्जिकल डिकम्प्रेशन है। और स्किन का जो इंसियन है वो अल्नर बॉर्डर पे देते हैं, टू वाइट मोटर ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। और हम रिस्ट क्रीज से आगे नहीं जाएंगे क्योंकि पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच होती है। ओके, क्लियर, तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं आर्टरी इफेक्टेड इन एपिड्यूरल हीमाटोमा, तो मिडल मेनिंजियल आर्टरी होती है। एपिड्यूरल हीमाटोमा की इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या होती है, इमरजेंसी क्रेनियोटमी देखने को मिलती है। बर्निंग पेन जो कि रात को सादा होता है, रिलीव बाय शेकिंग हैंड है तो वो कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। इन केस ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी तो C6 सेंसेशन के C6 कहाँ पे होता है, थंब पे आपको देखने को मिलता होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है लेकिन कोई रेडियोग्राफिक एब्नॉर्मैलिटी नहीं है, उसको बोलते हैं स्कीवुरा बोलते हैं। तो स्कीवुरा क्या होता है, बच्चों में देखने को मिलता है। पेन को लोकलाइज कर रहा है, डैट मीन्स क्या होता है, 5 हो गया। इन अप्रोप्रिएट वर्ड है, डैट मीन्स बोल तो रहा है लेकिन इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स है तो 3 आ जाएगा, 5 और 3 8। और आई ओपनिंग टू द वॉइस है। ओके,
8 और 3 11, यहाँ पे 11 आना चाहिए था। इसके बाद आफ्टर 4 मंथ्स ऑफ हेड इंजरी या ग्रेजुअल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तो क्रॉनिक सबड्यूरल हीमाटोमा में देखने को मिलता है। हाइपोथायराइडिज्म, एक्रोमेगाली, डायबिटीज, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इन सब में कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। टिंगलिंग सेंसेशन, नंबनेस ऑफ थंब, सीवियर पेन एट नाइट तो कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। वीकनेस ऑफ बोथ अपर लिम्ब आफ्टर फॉल तो सेंट्रल कॉर्ड कंप्रेशन में होता है। ओके, 3 मंथ्स के बाद पेशेंट प्रेजेंट किया तो सबड्यूरल हीमाटोमा होता है। फर्स्ट 3 फिंगर्स और लॉस ऑफ थिराइड मसल तो कार्पल टनल सिंड्रोम आ जाएगा। C5 C6 वर्टिब्रा डैमेज है तो आपने एंटीरियर डिकम्प्रेशन करनी होती है। ओके, इसके अलावा है कि प्रोग्नोसिस स्कोर आउटकम को देखने के लिए जो स्कोर यूज़ करते हैं वो GCS स्कोर यूज़ करते हैं। इसमें आई ओपनिंग, वर्बल और मोटर रिस्पॉन्स होता है। एपिड्यूरल या एक्स्ट्राड्यूरल हीमाटोमा में जो वेसल ब्लीड करती है वो मिडल मेनिंजियल आर्टरी होती है। क्रेनियोटमी या बरहोल सर्जरी करते हैं। बर्निंग सेंसेशन रात को एग्रेवेट होते हैं, रिलीव ऑन शेकिंग हैंड तो कार्पल टनल सिंड्रोम होती है। तो नर्व कंप्रेस होती है वो मीडियन नर्व होती है। ओके, आगे प्रेजेंटेशन ऑफ पेशेंट आफ्टर 3 to 4 मंथ्स ऑफ हेड इंजरी। ओके, तो वो कहाँ से होती है? क्रॉनिक सबड्यूरल हीमाटोमा आपको देखने को मिलता होता है। ओके, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस ऑफ सॉलिटरी रिंग लाइक इन्हांसमेंट है। सॉलिटरी रिंग लाइक इन्हांसमेंट है सिटी स्कैन पे तो वो मेटास्टैटिक लीजन होती है और MRI आपने करानी होती है।